हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान विषय कक्षा 8 के तीसरे अध्याय के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हमने प्लास्टिक तक का अध्ययन कर लिया है। चलिए आज फिर से हम प्लास्टिक से ही शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध अर्थात क्रॉसबद्ध होती है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, यह रेखीय है और यह क्रॉसबद्ध व्यवस्था है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन पॉली जोड़ एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है अर्थात मुड़ जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या थे? जिसमें हम उष्मा देने पर वे विकृत हो जाते थे और मुड़ जाते थे, वे थर्मोप्लास्टिक कहलाते थे। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और जब उन्हें उष्मा दिया जाता है तो वह नर्म नहीं होते हैं। फिर से इसे पढ़ते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, स्विच है, हत्था है कुकर का, ये सभी हैं। और यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, डब्बे। प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं यहाँ पर हैं। अब हम पढ़ेंगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इनका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। ए, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में
खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अर्थात प्लास्टिक जो है वो अनभिक्रियाशील है। बी, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आप अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। सी है, प्लास्टिक कुचालक हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा के भी कुचालक हैं और विद्युत के भी कुचालक हैं, मतलब इससे ना तो ऊष्मा ट्रेवल करता है और ना ही विद्युत। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु, धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। फिर आगे है अग्निशह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। अर्थात जो लोग आग को बुझाने का काम करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वे जो है वो मेलामाइन प्लास्टिक की परत वाले परिधान मतलब वस्त्रों को पहनते हैं, जिसके कारण उनके कपड़ों में आग नहीं पकड़ती है, मेलामाइन। फिर है प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। अर्थात वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है अर्थात सड़ गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसे हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, या यह जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। सारणी 3.3 देखिए, यहाँ 3.3 सारणी देखेंगे। अपशिष्ट के प्रकार हैं अपह्रासित होने में लगने वाला लगभग समय और पदार्थ की प्रकृति। अपशिष्ट के प्रकार: सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। इसे अपह्रासित होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह। और पदार्थ की प्रकृति कैसी है? जीव निम्नीकरणीय। फिर है कागज 10 से 30 दिन में गलता है, जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में पूरा विघटित हो जाता है और यह भी जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, यह भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष लगता है इसे अपह्रासित होने में अर्थात विघटित होने में, जैव निम्नीकरणीय ये भी है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, ये 100 से 500 वर्ष में पूरे विघटित हो जाते हैं अर्थात मिट्टी में मिल जाते हैं। ये जैव अनिम्नीकरणीय हैं। ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं किए जाते, इसलिए इसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। ये अपने आप ही मिट्टी में मिलते हैं, 500 वर्ष लगता है इन्हें।
प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो कई वर्ष, इसका कोई निश्चित समय अभी तक पता नहीं चला है कि कितने वर्षों में यह पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाता है, सड़ गल जाता है और विघटित हो जाता है। इसका कोई भी एक निश्चित समय नहीं है और यह जैव अनिम्नीकरणीय ही है। इसे कोई भी जीवाणु सड़ा गला नहीं सकता है। इसलिए जब हम अपने खेतों में या कहीं पर भी प्लास्टिक के कुछ भी बोतलों या फिर थैलियों को अंदर गाड़ देते हैं और उसे कितने भी वर्षों के बाद अगर उसे खोदा जाता है तो वह जैसे रहता है वैसा ही फिर से बाहर आ जाता है, अर्थात यह कभी गलता नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम अर्थात धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। जब हम इसे जलाते हैं तो इससे प्लास्टिक के जलने से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, धुआं निकलता है, काला कलर का धुआं निकलता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इत्यादि की मात्रा अधिक होती है और यह जब हमारे पर्यावरण में मिलता है, हवा में मिलता है, तो यह प्रदूषण का कारण बनता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, मतलब हमें जितना यूज करना है उतना ही करना चाहिए, बाकी फिजूल का प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। क्या क्या है? उपयोग कम करिए अर्थात रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए अर्थात रीयूज, पुनः चक्रित करिए अर्थात रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए अर्थात रिकवर और उपयोग ना करना अर्थात रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हैं। फिर आगे है, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु विशेष रूप से गायें कचरा खा रही हों? जी हाँ, बहुत आजकल गलियों में या रास्तों पर भी हमें मिल जाता है कि गाय लोग जो है वो कचरा खाती रहती है। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। मतलब हमें प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही जलाशयों में, ना ही सड़कों में। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। तो जब भी हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हो, सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, तो खरीदने जाते समय हमें सूती कपड़े का एक थैला लेकर ही जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। मतलब प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग हमें जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। जहां हम प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ सामान को रख रहे हैं उसी जगह में हम स्टील के डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा खत्म हो जाता है। तो इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आगे करेंगे। उसका एक अलग ही प्लेलिस्ट में बना दूंगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे। अभी ये वीडियो भी शुरू हुआ है तो धीरे धीरे मैं इसका पूरा अध्ययन करूंगा, क्लास 8 का, 9 का, 10 का, और साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन आंसर और सारांश
का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो जिसे पूरा पढ़ना है वो इस वीडियो को देखेंगे, और जिन्हें सारांश सिर्फ जानना है, मेन मेन टॉपिक्स जो नोट्स हैं उसे जानना है, तो आप नोट्स वाले वीडियो को देखेंगे, और जिन्हें क्वेश्चन आंसर देखना है वो उसे देखेंगे। मैं इनका हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण दोनों तरह से करूँगा। तो तब तक आप बने रहिए, जो आपको पसंद आता है वो वीडियो देखिए। नमस्कार।